क्या करा जाए कि इस टॉक्सिसिटी को हम कम कर सके? आई डोंट हैव अ डायरेक्ट प्लान फॉर दैट, क्योंकि मैं भी एक कहीं ना कहीं किसी लेवल पे टॉक्सिक सीनियर रहा हूँ। कि आप गलती करते थे आफ्टर 36 आवर्स ऑफ ड्यूटी एंड एवरीथिंग? कई बार तो ये भी बोल देते कि पेशेंट को जैसे उसकी डेथ हुई है, इसने मारा तुम्हारे मरीज को। आपने किसी को देखा जिसने कोई एक्सट्रीम रिएक्शन ले लिया बिकॉज ऑफ ऑल दिस टॉक्सिसिटी? मैंने तो ये भी देखा कि एक लड़की ने केस भी किया था प्रोफेसर पे। डॉक्टर्स आर इमोशनली वेरी लोनली. व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू? मरीज डॉक्टर को पीट के चले जाए, डॉक्टर वापस मार दे तो डॉक्टर गलत। पूरे सिनेरियो में डॉक्टर हर तरह से गलत है, तो ऑब्वियसली इमोशनली लोनली होगा। उनको लगता है कि अगर मैंने ज्यादा पैसे बढ़ाए कंसल्टेशन के तो दुनिया चोर कहेगी. एक चार्ज कर रहे हो पैसा तो आपकी रेपुटेशन ज्यादा बेटर होती है। You face an assault by a patient or a patient's caretaker. As a doctor, what is your response going to be? सर मैंने पेशेंट को मारा हुआ है अपने ट्रेनिंग डेज में। Hey guys, welcome to the Nachiket Bhatia show. Today we are going to discuss something very explosive, the toxicity in MD medicine. We have done this podcast before, you have seen the guest before, and you know how explosive, honest and truthful he is. He's a senior gastroenterologist in Vasant Kuj Fortis. And the best part, we are going to discuss medicine all over again. Whether it's the right choice to become a doctor in today's world, whether this toxicity in MD medicine, how we can curb it, how does it affect your mental status, and whether medicine is worth taking. And the biggest question in everybody's mind, will a general physician work in today's era, or is DM a compulsion? Let's put our hands together and let's welcome Dr. Shubham Vatsya. अगर मैं इस वक्त टॉप 5 मोस्ट टॉक्सिक ब्रांचेस की बात करूं तो पहले तो 5 टॉक्सिक ब्रांचेस कौन सी है और मेडिसिन कहाँ स्टैंड करती है उसमें? सर आई थिंक टॉप 5 टॉक्सिक ब्रांचेज होंगी: मेडिसिन, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, जनरल सर्जरी और गायनेकोलॉजी। ये टॉप 5 होंगी। मेडिसिन में काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में नंबर 1 पे होगी, काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में नंबर 2 पे होगी, और KGMC इंस्टीट्यूट्स में नंबर 3 पे हो सकती है शायद। तो मतलब अगर मैं मौलाना आज़ाद की बात करूं तो आई थिंक मेडिसिन वुड बी, मेरे टाइम पे अगर मैं बात करूं, ऑलमोस्ट नंबर 1 पे होगी। और गायनी बहुत ही टॉक्सिक ब्रांच है। मतलब आई थिंक काफ़ी हमारी नन्ही सी लड़कियों के साथ परमानेंट डैमेज कर जाती हो। तो न्यूरो सर्जरी एम्स में मानी जाती है बहुत ही टॉक्सिक ब्रांच रही है। अब शायद वो कुछ सीनियर लोग रिटायर हो गए हैं तो कुछ चेंज हो गया ऊपर, तो पता नहीं। बट आई थिंक काफ़ी सुसाइड्स भी हुई थी न्यूरो सर्जरी में एम्स से, जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तब भी। यस, जनरल सर्जरी बहुत जगह टॉक्सिक है, ऑर्थोपेडिक्स काफ़ी टॉक्सिक है। तो ये 5 होंगी, और मेडिसिन 1 to 2 होगी हर जगह। क्या करा जाए कि इस टॉक्सिसिटी को हम कम कर सके? मैं मानता हूँ कि हम जीरो तो नहीं कर पाएंगे, बट कम किया जाए कुछ करके। सर ऐसे लोग चाहिए सिस्टम में जो इतने एम्पैथेटिक हों कि कहीं पे रुकना है। क्योंकि सास भी कभी बहुत ही खेल रहे हैं ना हम, कि मेरे साथ हुआ है तो तेरे साथ भी होगा। तो अब बहू तो झेलती नहीं है, तो अब जूनियर तो नहीं झेलने वाला, ये तो पक्का है। तो अब वही होगा कि मतलब इसको रैगिंग वाले टर्म्स में डाल देंगे। जो थोड़ी बहुत सीनियर जूनियर बनती थी वो भी बननी बंद हो जाएगी, यही होगा। मतलब जो पॉजिटिव्स थे वो चले जाएंगे। अब वही रिस्क बेनिफिट हम शुरुआत से बात कर रहे हैं। एक हाथ ले और एक हाथ दे। बिल्कुल। तो अगर किसी ने मुझसे बोला कि गाना गा दे या डांस कर दे और मैंने कर दिया, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड भी बन गया। अब वो टॉक्सिसिटी कन्वर्ट तो वैसे ही होती है। तो मेडिकल फील्ड में एक वो था, एक पैटर्न था कि जब जिसने रैगिंग करी वही बेस्ट फ्रेंड बना, जिसने करवाई वही बेस्ट फ्रेंड बना। तो ये सटल रैगिंग है। बट जहाँ पे जान चली जाती है लोगों की और खाना पीना नहीं मिलता, मतलब आज भी मुझे याद है 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे लगे हुए मेडिसिन इमरजेंसी में, ना खाना है, ना पीना है, ना नहाना है। वो मुझे लगता है इनह्यूमन है। मतलब नाउ आई फील इट्स वेरी इनह्यूमन। मेरे बच्चे के साथ कोई करेगा तो मैं तो नहीं होने दूंगा। वही चीज़ है सारी। रुकेगी कैसे? आई डोंट हैव अ डायरेक्ट प्लान फॉर दैट, बट इट शुड नॉट हार्म यू मेंटली एंड फिजिकली। दैट्स द मेन थिंग। क्योंकि मैं भी एक कहीं ना कहीं किसी लेवल पर टॉक्सिक सीनियर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैंने भी क्या गलतियाँ करी हैं। और उस टाइम पे आप बहुत ही जवानी का गर्म खून होता है, तो आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे साथ हुआ है, तू भी 24 घंटे जाएगा। जैसे हमारे ना एक बड़ा MMC मेडिसिन में एक था कि फर्स्ट ईयर ही सारी यूनिट के खाने के पैसे देगा। ट्रेंड था ये, ठीक है। तो मतलब बाहर गए हो तो भी देगा, सीनियर हो तो भी देगा। अब मुझे किसी ने बोला कि यार हम ना ये चीज़ तोड़ेंगे, हम सारे कॉन्ट्री करेंगे। मैंने कहा मैं क्यों तोड़ने दूँ, तुम ही दोगे। जब मैंने दिए 1 साल तो तुम भी दोगे। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? जैसे यूनिट में खाना मंगवाया 16 लोगों के लिए। अब प्रोफेसर भी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं, कुछ किसी कारण से इमरजेंसी थी तो बाहर कोई नहीं जाएगा। तो ये भी टॉक्सिसिटी थी कि अब मेस जाए खाना नहीं खाओगे, यहीं खाओगे। तो खाना यहीं ऑर्डर होगा, और जो सारा खाना आएगा वो फर्स्ट ईयर ही पे करेगा। तो पूरे साल फर्स्ट ईयर यही कर रहा है,
तो फर्स्ट ईयर अफोर्ड कैसे कर पाता था ये? स्टाइपेंड से पे करेगा, पर और कोई नहीं पे करेगा। तो अब मेरा हो गया, तो ये अब एक तरह की टॉक्सिसिटी है ना ये। हाँ। तो ये टॉक्सिसिटी है, तो ये अब आज मुझे नहीं पता, मुझे हो गए 10-12 साल हो गए निकले हुए, बट ये टॉक्सिक था। अब जो फर्स्ट ईयर है वो प्री इमरजेंसी 24 आवर करेगा, तो 9 से 9, फिर 9 से 5 ओपीडी करेगा अगले दिन, फिर रात को 9 बजे इमरजेंसी करने आएगा, फिर पूरी इमरजेंसी करेगा, सोएगा नहीं। एक स्लैब थी मैम से इमरजेंसी में, जिसके उस पार फर्स्ट ईयर रहता था, और बाकी सारे सोने जाते थे रात को 2 बजे के बाद, जो नाइट इमरजेंसी में थे। तो फर्स्ट ईयर पूरा जाएगा, और फिर जब वो 36 घंटे ड्यूटी कर चुका है, 48 घंटे हो गए ऑलमोस्ट, 2 घंटे ब्रेक के साथ, फिर पूरी पोस्ट इमरजेंसी के राउंड दिलाएगा रात के 9 बजे तक, और सारा काम करेगा, फिर जाएगा। तो ये मंडे से ट्यूसडे रात 12-1 बजे वापस जाने की बात है। एक बार मैं गाड़ी की चलाए घर जा रहा था, गाड़ी चलाते हुए सो गया था मैं। तो ये गलत है, और ये जब मैंने अपने जूनियर से कराया तो मैं भी गलत था। तो आज वो रियलाइज़ होता है, जबकि मेरे जूनियर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैं भी अपने सीनियर्स का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, बट वो हम सबको रियलाइजेशन है कि वो हम जो कर रहे थे वो सही नहीं था, और मतलब आज का बच्चा शायद वो नहीं झेलेगा। तो ये टॉर्चर क्यों कर रहे थे एक दूसरे पे? मतलब अगर मैं वो main तरीका ही वो reason था, जानना- सीखा ही वो था। अब आप एक बात बताओ, आप बचपन से पैदा हुए और आपको दिखाया गया कि दिस इज द वे ऑफ लाइफ, तो अब बाद में रियलाइज कर लोगे कि गलत था, बट And the professors, especially on the food part, अभी मैं इस पे आता हूँ तो उनको नहीं पता ये सब। उनको क्या पता बिल कौन दे रहा है? जब वो खाना खा के उठ रहे कोई तो दे रहा होगा। तो उनको पता ही रेजिडेंट्स देख लेंगे। अब रेजिडेंट्स कैसे देख रहे हैं उनको क्या पता? मतलब ऑफ कोर्स एक प्रथा चली आ रही है, चल रही है प्रथा, आज सारे खा रहे हैं बैठकर। हाँ मतलब तो ये सच्चाई है, मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैं बता सकता हूँ, शायद पहली बार मैंने किसी को बताई है ये बात। मतलब आई एम लाफिंग बिकॉज मुझे हंसी आ रही है कि कितनी विचित्र बात है ये कि एक 50-55 साल का आदमी बैठकर एक 25 साल का लड़के का खाना खा रहा है। तो बस ऐसी है। और वो भी फर्स्ट ईयर तो बचा हुआ खाना खाता था ना मतलब जो एंड में बच जाता था कि भाई मतलब अब शायद खा लूँ, 3 हैं 2 हैं ड्यूटी में, तो एक खाएगा जल्दी से जाके, फिर दूसरा जाएगा, तो ऐसे ही चलता था। और अनलकीली मेरा फर्स्ट ईयर 13 महीने का था क्योंकि वो ट्रांजिशन था। लास्ट नॉन नीट पीजी जो हुआ था वो मेरे जूनियर्स का था, और वो डिले होता गया था जब ऑल इंडिया पीजी होता था जो एम्स करा था। 17 में नहीं 11 में 12 में लास्ट हुआ था, 13 में नीट हुआ था पहले। तो 12 में जो आए थे वो मेरा पीजी शुरू हुई थी 2 मई को, और वो आए थे 1 जुलाई को। तो 14 महीने लंबा मेरा फर्स्ट ईयर था। तो मतलब उसमें 2 महीने हम बैठ के वेट कर रहे होते थे काउंटडाउन में, कब हमारे जूनियर्स आएंगे। तो फीलिंग डेवलप हो जाती है ना, जब से 1 साल हो जाता है कि जूनियर्स आएंगे, मैं उनसे काम कराऊंगा। मतलब आदमी भरा होता है अंदर से, आई थिंक। हाँ वो मतलब बहुत इमेच्योर है बट है मैं भी ऐसा था, तो ठीक है। मैं शायद इमेच्योर भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि दैट वो जो पीरियड है आपने 13 महीने शायद इतना सह लिया कि जैसे आपका ख़त्म होता है आप वेट कर रहे होते हो कि मैं किसी और पे करूँ ये। वो है सर, मतलब अब क्या कहते हैं, बहुत ही बचकानी चीज़ है। मैं भी यहाँ पे बैठ के आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी उसका पार्ट रहा हूँ। तो आई थिंक या इट हैज़ बीन एंड लेट्स सपोज कि आप गलती करते थे आफ्टर 36 आवर्स ऑफ ड्यूटी एंड एवरीथिंग, व्हाट हैपेंड देन? सर गलती एज इन मतलब कुछ गलत कर दिया फर्स्ट ईयर तो क्लरिकल काम ही होता है सर मेजर। क्लरिकल काम में गलती कर दी सर? तो फिर तो रिपोर्ट नहीं आई, तो फिर तो कहानी खत्म है। मेरे को तो एक मेरी सीनियर रेजिडेंट थी, रात को सपने आते थे, मैं 3 बजे उठ के इंटर्न को फ़ोन करता था, भाई रिपोर्ट मंगवा ली सुबह तक, नहीं तो मेरी खाल उधेड़ दी जाएगी। तो था भाई, मतलब देयर वाज दिस लेडी, आई वाज टेरिफाइड टू डेथ, मतलब बाय हर। तो शी वुड लाइक शाउट ऑन यू एंड एवरीथिंग? हाँ सर, शाउट ऑन मी, एंड कई बार तो ये भी बोल देती कि पेशेंट को जैसे ये उसकी डेथ हुई है, इसने मारा तुम्हारे मरीज को। तो मतलब आप एक 22, 23, 24 साल के बच्चे के लिए तो बिल्कुल ऐसा हो जाए, आज कोई बोल दे मेरे को, मैं बता दूंगा कि किसने मारा है, क्योंकि मैं भी इतनी दुनिया देख चुका हूँ। तब तो डर लगता है ना, मतलब अब फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हो, आप घर पे बताओगे ये सब होगा तो बोलेंगे नहीं यार कंप्लेंट मत करियो, तेरी डिग्री चली जाएगी, तेरे अगेंस्ट केस हो जाएगा, सारे लोग अगेंस्ट हो जाएंगे। ये सब होता था उस टाइम पे। आज आप पेरेंट को बताओगे तो पेरेंट झेलने थोड़ा वाला है। तो समय तो बदल ही रहा है। तो आज वो टॉक्सिसिटी नहीं चलेगी, बट अपने टाइम पे तो डेफिनेटली थी। कैसे नहीं थी? मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के किसी बंदे से पूछ लो मेरे आसपास के उस टाइम के, आपको बता देगा कि है सबसे बढ़िया मेडिसिन डिपार्टमेंट है, एक्सपोजर गजब, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, इतने मरीज देखोगे जो कोई नहीं देख पाएगा। आज भी मेडिसिन हमारी बहुत स्ट्रांग है डीएम करने के बाद भी, बट वो था उस टाइम पे, बिल्कुल था। रोए भी हैं हम। मुझे याद है एक दिन मैं और मेरा कोपी जी रोए थे, पापा को फ़ोन किया कि शायद 5 लाख रुपए सीट छोड़ने के थे कि मैं छोड़ रहा हूँ। माई फादर पैनिक्ड, ही इमीडिएटली रीच्ड टू मीट मी एंड ही टोल्ड मी बहुत मुश्किल से मिलती है, एमडी मेडिसिन है भाई, क्या बात कर रहा है, 2-3 दिन घर चल और ये कर वो कर, मैं तेरे टीचर से बात करता हूँ। मैंने हाथ जोड़ लिए थे, मत करना, सीनियर्स अगेंस्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वो भी दिन थे। तो ठीक है, मतलब
अच्छा था कि ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया क्योंकि ट्रांजिएंट था, बट हाँ मतलब उस मोमेंट में कोई भी कुछ कर सकता है अगर ऐसा, मुझे नहीं लगता कोई भी एमडी मेडिसिन उस टाइम पे किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट से, जैसे पीजीआई बहुत टॉक्सिक है, मतलब गजब लेवल का टॉक्सिक इंस्टीट्यूट है, क्या होता है वहाँ पे? मतलब जो भी होता है आप उनसे पूछो किसी पीजीआई पास आउट से, वो आपको बताएगा भाई कि मैं तो बदल ही गया, मतलब इतना ज़्यादा भयंकर टॉक्सिक इन्वायरमेंट है। ऐसे मौलाना आज़ाद में रहा है, अब आई होप बेटर हो गया हो, बट आई डोंट नो एट प्रेजेंट। बट ये जो कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं आपको बना तो देते हैं डॉक्टर, मतलब आप अलग दिखोगे ये पक्का है, बट मेंटल ट्रॉमा तो फिर उस लेवल का है भैया। टॉकिंग अबाउट माई टाइम डेफिनेटली है, हमने भी दिया है लोगों को, हमने भी रुलाए लोग, रोए भी हैं, तो ठीक है। अब उसके वो देख लो फिर बन भी ऐसे गए, बट अब मुझे नहीं पता वो सब नहीं होता तो कैसे होते, बट सच्चाई है तो है। I have a complaint. 90% of you have still not subscribed to the channel. So before moving forward, please go ahead, press the subscribe button and click the bell icon. Did आपने किसी को देखा जिसने कोई extreme reaction ले लिया because of all this toxicity? बिल्कुल लिया है, मैंने तो ये भी देखा कि एक लड़की ने केस भी किया था प्रोफेसर पे, Then what happened? मेंटल टॉक्सिटी का। कुछ नहीं, उसकी यूनिट बदलती थी कुछ टाइम ऑफ दे के कि इनके साथ इंटरेक्ट मत करो, तो वही किया था। Basically outcast कर देते हैं. हाँ सर, हो जाता है थोड़ा सा, मतलब बट वो ये कि अब इंसान कैसा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पे फील करता था कि कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा क्या बोलेगा। अब अगर मैं इनिशियली उस टाइम पे ऐसा होता जैसे मैं अब हूँ, तो शायद मैं एक भी चीज़ नहीं लेता और मैं आउटकास्ट होकर भी खुश रहता। बट अगेन एवरी पर्सन रिएक्ट्स डिफरेंटली। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु रीच मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज विद टॉप ऑल इंडिया रैंक्स आर जनरली फर्स्ट जनरेशन, क्योंकि वही इतना ज़्यादा उम्मीद में होते हैं, बाहर से नज़र आता है ना डॉक्टर बन जाएगा तो पता नहीं क्या होगा, तो उन सबको ही नहीं पता होता करना क्या है। तो आज तो सोशल मीडिया इतनी अवेयर है, कहाँ 2011-2012 में ये सब था, नहीं था, हमें कुछ नहीं पता था। What about the behavior of HODs and the professors and the senior वहाँ तक level? बात नहीं पहुँचती सर, वहाँ पहुँच जाएगी तो उनको तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। मतलब वो इस चीज़ को लाइटली नहीं लिया जाता, क्योंकि रैगिंग के टर्म्स में आ जाएगा ना, फिर तो उस चीज़ को लाइटली नहीं लिया जाता। बट सर ऐसा भी था कि मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, फिजिकल अब्यूज़ नहीं था। जैसे मैंने सुना, मतलब अपनी जो जूनियर आई थी आपके पास, उन्होंने बताया कि KGM संस्कृति कि KGM से फिजिकल अब्यूज़ होता। फिजिकल अब्यूज़ नहीं था हमारे साथ, ये कभी नहीं देखा मैंने, ना किया ना देखा। मतलब मेंटल टॉक्सिसिटी थी, बेइज्जती थी, गाली गलौज था, बट नहीं फिजिकल हमारे साथ नहीं हुआ कभी। ये जैसे मतलब उसके पॉडकास्ट में सुना गले से पकड़ के टांग दिया और ये सब नहीं हुआ हमारे साथ। तो इसलिए मैं कह रहा था कि KGMC वहाँ से मुझे पता लगा इतना टॉक्सिक है, सुना था बट फर्स्ट हैंड वहाँ सुना, इतना नहीं था। मतलब इट नेवर वेंट फिजिकल, एंड दे वर गुड पीपल ऑल्सो। आई वुड नॉट से they were bad people, because some of my seniors from MAMC are the best of my friends. But yes, in that moment you hate them. उस जो लेडी की बात कर रहे हो आप, are you still in touch with her? Yeah. Friends? Yeah, I respect her, but I think wherever she went, she has that kind of behavioral issues. So she's a very strict person, but nothing against her. But yes, she made me cry. She made me wake up from my dreams, and she taught me also. So it was okay. But ठीक है, I see the positive in people, so no hard feelings. मतलब मैम से सुन के आई एम स्टिल फीलिंग वेरी वियर्ड. आई वोंट लाई टू यू, आई विल बी वेरी फ्रैंक. नहीं, बट ये तो जग जाहिर है. नहीं, आई न्यू द कि फर्स्ट से खाना खिलाता है, बट अगेन 36 घंटे की ड्यूटी बिकॉज ऑफ दिस होल थिंग. ऑलराइट, इवन KGM में 22 घंटे के बाद 2 घंटे सोने देते थे हमें तो 2 घंटे सोने को मिला था ना, बताया था ना आपको. इमरजेंसी वाली OPD करने के बाद नाइट ड्यूटी के पहले 6 से 8 मिल जाता था, जो भी मतलब फ्रेश होके आ जाओ टाइप्स, ऐसे ही होता था. बट वो खिंच जाता था, 72 घंटे हो जाता था. ऐसी क्या चीज़ें जो डॉक्टर नॉर्मली रियलाइज करते हैं 10 years टू लेट? पैसा ज़रूरी है, पर इतना भी ज़रूरी नहीं है. कितना ज़रूरी है? ज़रूरी है सर, अपने मतलब आई थिंक अपना घर ज़रूरी है, अपना मेंटल पीस ज़रूरी है, और इतना ज़रूरी है कि आपके पास इतना हो कि आप अपने टाइम की यूटिलिटी डिसाइड कर पाओ. और इतना भी ज़रूरी नहीं है कि अपनी हेल्थ को सैक्रिफाइस कर दो उसके लिए. तो ज़रूरी तो डेफिनेटली है. जो बोले ज़रूरी नहीं है, मतलब वो आपसे झूठ बोल रहा है. ज़रूरी डेफिनेटली है, बट इतना ज़रूरी नहीं है कि मतलब मैं अपनी मेंटल पीस और फिजिकल हेल्थ को दाव पे लगा दूँ. Why are India's top minds not choosing to become doctors? In my opinion, they are not ready to put in the hard yards. आपको नहीं लगता कि इस फील्ड के अंदर जितना वो कहते हैं ना इनकम टू एफर्ट रेशो है, वो बहुत स्कैगर्ड है? मेडिकल एंटरप्रेन्योर्स के लिए नहीं है सर. नहीं, मेडिकल Doctors के एंटरप्रेन्योर लिए तो अलग चीज़ है, मैं डॉक्टर की बात कर रहा हूँ.
सर देखो मतलब वही है ना कि अगर आप अपनी ओपीडी खोल के, मैं 10 years into प्रैक्टिस, कम ही नहीं है सर, ठीक चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आई थिंक 10 years into प्रैक्टिस, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस ऑफ 10 years, मेरे को नहीं लगता किसी भी तरह की कोई कमी है। तो उससे पहले के भी तो 12 साल हैं आपके। बहुत ज़्यादा है, मैंने बोला ना, देन यू आर नॉट रेडी टू पुट इन द हार्ड यार्ड्स। आज देखिए ऐसे सुनता हूँ ऐसी फील्ड्स हैं कि बहुत सारे लोग साल का 1.5 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। इतना तो डॉक्टर्स नहीं कमा रहे हैं, मतलब कितने % कमा रहे हैं वो काफ़ी कम होंगे। 10 years into प्रैक्टिस 1 से 1.5 करोड़ रुपए साल कमाने वाला नंबर बढ़ रहा है और बढ़ भी जाएगा। बढ़ रहा है। बट 10 years into इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, जॉब नहीं, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, उसमें डेफिनेटली नंबर आ रहा है। 15 साल में और ज़्यादा आ रहा है। 20 साल ऑफ प्रैक्टिस में सब्सटैंशियल लोग हैं जो 1 करोड़ पर ईयर से ज़्यादा कमा रहे हैं। ये पैसा काफ़ी होता है किसी भी शहर में जीने के लिए। जो बोल रहा है 1 करोड़ पर साल कम पैसा है, वो सही नहीं बोल रहा। हाँ, वो तो शो ऑफ की लग्जरी लाइफस्टाइल में चला गया। वो तो 10 करोड़ पर साल भी कम है, फिर तो 100 करोड़ भी कम है, फिर अंबानी भी कम है, फिर सब कुछ कम है ना। मतलब मैं इतना बोल रहा हूँ कि एक डॉक्टर को 1 करोड़ रुपया साल कमाना चाहिए बाय द टाइम इज 45-50। इफ इज नॉट डूइंग दैट देन देयर इज अ प्रॉब्लम। बट पीपल नॉट रेडी टू बिकम अ डॉक्टर। देखिए सर, मेरे को इस फील्ड में ना सबसे बढ़िया चीज़ लगती है रिटायरमेंट नहीं है। आप वहाँ तक पहुँचो तो सही। और मेरे को ये भी लगता है कौन सी फील्ड में नहीं मरवानी पड़ती। आपको बाहर से दिखता है, दैट इज़ माई टेक, मरवानी पड़ती है। और 40-42 साल में ना अच्छे MBA IIT वालों को ना कंपनीज लात मार रही होती हैं। मैं यही आपसे अगली बात करने वाला था कि मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी। मैं 35 साल वालों से बात करता हूँ, वो कहते हैं डॉक्टर कभी ना बनो। मैं 55 साल वालों से बात करता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, कि वो पहली चीज़ कहते हैं हाँ। दे डोंट इवन से इट्स 50-50, दे से यस है। क्योंकि उनको लगता है कि, और मैंने भी देखा है एज अ कॉर्पोरेट मैन, मैंने भी देखा है कि बाय द टाइम यू रीच 50 अ डॉक्टर इज गेटिंग रिस्पेक्ट, पैसा, वाइट एलिफेंट बन जाते हैं ना आप सर। एग्जैक्टली। यू आर रिप्लेसेबल। एक IIT से नया इंजीनियर आ रहा है 25 साल का, वो वही काम 2.5 लाख में कर रहा है, आप 25 लाख रुपये महीना ले रहे हो, किस बात की? नहीं ना, वो उसको नहीं। नई टेक्नोलॉजी भी आती है। तो वो प्रॉब्लम है, वो दिखती नहीं है बाहर से। तो मेरे को डॉक्टरी के अगेंस्ट कुछ नहीं लगता सर। मेरे को लगता है कि सीनियर लोगों का थोड़ा चलाया हुआ सेमी स्कैम है कि मतलब डॉक्टर मत बनो। मैं तो किसी को मना नहीं करता। I personally feel कि doctors compared to other professions like CEO, lawyers, CA, doctors are emotionally very lonely. What's your point of view? यू आर एब्सोल्युटली राइट। और उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कि जब जिसका मन करता है ना, वो उस तरह की बात कर देता है। जैसे अगर मैं पॉपुलर हो गया और मैंने BMW खरीद ली, तो पेशेंट्स को लूटता है। अगर मैं चार्ज करता हूँ बात करने के, तो ये नोबल प्रोफेशन हो जाता है। अगर मैं अच्छे पैसे नहीं कमाता, तो परिवार कहता है तूने पढ़ाई क्यों करी 15 साल। अगर मैं एक मॉल जाऊं और वाइफ को कुछ खरीदना हो और ना खरीद पाऊँ, तो वाइफ कहती है किस बात के डॉक्टर। तो आपको चारों तरफ से घेर लिया जाता है। जो भी आप करते हो वो गलत है। पैसे लो तो गलत है, पैसे ना लो तो गलत है। सरकार आपको ट्रेनिंग करके छोड़ देती है, आप टैक्स पेयर सबसे हाई होते हो, और गाड़ी आपकी चलती है वही टूटी हुई रोडों पे। रोड पे लड़ाई हो जाए तो सामने वाले बोले तुम तो डॉक्टर हो, तुम्हें ढंग से बिहेव करना चाहिए था। मरीज डॉक्टर को पीट के चले जाए, डॉक्टर वापस मार दे, तो डॉक्टर गलत। तो पूरे सिनेरियो में डॉक्टर हर तरह से गलत है। तो ऑब्वियसली इमोशनली लोनली होगा। फिर आपको ये सिखाया कि आपको देयर इज नो वे यू कैन बी एन अनसक्सेसफुल डॉक्टर। अनसक्सेसफुल डॉक्टर का मतलब है आप जिंदगी भर डिप्रेशन में जियोगे। तो अब मरीज के पीछे एक मरीज भर्ती हो गया, पेशेंट की भी गलती नहीं है। जो उसका ICU में पेशेंट भर्ती है, 30 साल का लड़का है, 30 साल की लड़की, वो तो ऑब्वियसली उसके लिए तो वही इंपॉर्टेंट है ना। वो थोड़ा ना बोलेगा अस्पताल के बाकी सारे पेशेंट्स भी इंपॉर्टेंट है। उसकी पूरी फैमिली आपके पास बैठी हुई है, ठीक है, पूरी फैमिली बैठी हुई है, और वो आपको बोल रही है, आपने उनको काउंसिल कर लिया, आपने पूरी जान भी लगाई, पेशेंट बच भी गया। आपके इमोशंस तो लिमिटेड है, आपने सारे लगा दिए। अब रात को जहाँ पे आप जाके घर जाके नॉर्मली बैठ के बात कर सकते हो, वहाँ बीवी बोलेगी यार मेरे को ना ये सब चल रहा है लाइफ में, तो आप बोलोगे ना अरे यार अभी चुप हो जा, मेरा दिमाग खराब हो गया। तो आप ढंग से अपनी फैमिली से ही बात नहीं कर पा रहे, तो ऑब्वियसली आप इमोशनली लोनली हो गए। आपको हर जगह ध्यान रखना है कि क्या करना है। अगर डॉक्टर एक ड्रिंक भी पीना चाहे, कोई अपने किसी को, कोई बहुत सारे डॉक्टर्स ड्रिंक करते हैं, इट्स नोन, कोई पी भी रहा है, एक ड्रिंक पी रहा है, वहाँ पे कोई उसे पब्लिक में मिल जाए, डॉक्टर तब भी जज होगा कि तो डॉक्टर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है ना सर। उसे आपने जब चाहा प्रोफेशन बना दिया, और जब जनता पैसे देती है डॉक्टर को, तो जनता बाप बन जाती है पैसे देके, तेरे को तो पैसे दिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एक्चुअली ग्राउंड पे रियल हैं। तो इसीलिए ऑब्वियसली इमोशनली लोनली होगा वो।
आप अपने दोस्त को फ़ोन करो नॉन डॉक्टर को कि मैं परेशान हूँ, बोलेगा तू कैसा परेशान, अपनी लाइफ ट्रेड कर ले मेरे से, है ना। तो वही है, मतलब एक्चुअल सच्चाई यही है सर। सर आपको लगता है कि डॉक्टर्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं? मतलब कल मैं आईजीएमसी में जो डॉक्टर के साथ असॉल्ट हुआ, डॉक्टर ने भी थोड़ा सा मारा, तो जब मैं उसकी वीडियो देख रहा था ना, तो उसके वीडियो के नीचे बहुत सारे डॉक्टर्स ही उस डॉक्टर के अगेंस्ट थे। कम्युनिटी साथ में नहीं आ पाती। कोई अगर सक्सेसफुल होता है तो कम्युनिटी उसे चोर कहती है, कोई नहीं होता तो उसे अनसक्सेसफुल कहती है। लॉट ऑफ कंपटीशन, लॉट ऑफ जेलसी। क्या लगता है आपको? तो एब्सोल्युटली सच है। आई थिंक डॉक्टर्स इस मामले में आर वेरी 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 व्हाट डू यू कॉल प्रिमिटिव, वेरी बैड एट टेकिंग कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन। एंड अपनी प्लेट से ज़्यादा दूसरे की प्लेट देखने वाला अगर कोई इंसान हमारी सोसाइटी में है तो वो डॉक्टर है। मतलब कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि वो मुझसे आगे निकल जाए। मतलब वो पता नहीं कहाँ से स्टार्ट होता है। मुझे हॉस्टल याद आता है जहाँ कोई टॉपर पढ़ रहा होता है तो दरवाजे के नीचे चद्दर लगाता है कि किसी को दिख ना जाए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। और हमेशा आपको डॉक्टर रोता हुआ मिलेगा, चाहे जेब में कुछ भी हो उसके, चाहे कुछ ना हो, चाहे 100 पेशेंट देख के आएगा, रात को आप बात करोगे तो बोलेगा अरे यार बहुत ही ख़राब लाइफ चल रही है। तो मतलब ये सच है। मतलब डॉक्टर्स आर नॉट गुड एट टेकिंग कॉम्पिटिशन इन अ गुड वे, और वो दूसरे को सक्सीड होता हुआ नहीं देख सकते। आई वॉन्ट से अबाउट 100%, क्योंकि आप मेरे को जानते हो, अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो सबसे आगे खड़े होकर ताली बजाने वाला मैं हूँ। बट आई हैव लॉस्ट फ्रेंड्स ऑन द वे। मतलब आई हैव जेन्युइनली लॉस्ट फ्रेंड्स, मतलब आई हैव जेन्युइनली लॉस्ट ईयर लॉन्ग फ्रेंड्स बिकॉज दे थिंक कि अगर मैं उन्हें गाइड भी कर रहा हूँ तो मैं उन्हें कहीं चीट कर रहा हूँ, इसलिए मैं सक्सीड कर रहा हूँ और वो नहीं कर रहे। तो yes, there is always loneliness at the top. I don't think I'm at the top, but when you're more successful than your friends, you have endless enemies. That's actually true for doctors. डॉक्टर को समझाया जाता है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सीनियर डॉक्टर से बात करते हो, सीनियर डॉक्टर कहता है कि पैसा छोड़ो, स्किल के पीछे भागो। 33, 34, 35 साल के जो यंग डॉक्टर्स होते हैं उनको लगता है कि इतनी मरवा ली हमने 12, 15 साल कि यहाँ भी जाके पैसा नहीं है। और डॉक्टर ज़िंदगी भर पैसे से फिर दूर रहते हैं, फाइनेंस से दूर रहते हैं। बट उनको अंदर से पता होता है, हर बंदे को पता है। बट कोई भी सीनियर डॉक्टर ये नहीं कहता कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है? सीनियर डॉक्टर आपको बोल देगा पैसा ज़रूरी है, तो वो पैसा कैसे कमाएगा? वो तो तभी तक पैसा कमा सकता है ना जब 10 लोग फिक्स सैलरी पे काम करेंगे। देखिए समझिए, मैं 200 रुपये कमा रहा हूँ और मैंने 10 लोग रखे हुए हैं जो 2-2 रुपये कमा के खुश रहेंगे स्किल के पीछे, तभी तो 180 रुपये मैं कमा के आपसे बात कर पाऊँगा। आप समझो बात को। अगर मैं यही बोल दूंगा पैसा ज़रूरी है, सब अपना अपना काम खोल लेंगे, तो मैं कैसे कमाऊंगा? मैं कैसे 1 महीने यूएस के ट्रिप पे जाऊंगा और फिर भी इतना बड़ा चेक आएगा? तो वो पार्टली ट्रू है, पार्टली इनकरेक्ट है। पार्टली ट्रू क्यों है सर? मैं बिलीव करता हूँ कि पैसा डॉक्टर की लाइफ में भर के आ सकता है, बट अगर आप डॉक्टरी से बात कर रहे हो तो स्किल नहीं होगी तो नहीं आएगा। मतलब सपोज करिए आप फिजिशियन है, आप एमडी मेडिसिन है, आपको डायग्नोसिस बनाना नहीं आता, नहीं आएगा। फिर आपको बिजनेसमैन ही बनना पड़ेगा, आपको अस्पताल ही खोलना पड़ेगा। उसमें कब आएगा कब नहीं आएगा किसी को नहीं पता। एक स्टेबल प्रोफेशन है जिसको पब्लिकली डिस्करेज करने की कोशिश की जाती है, बट विद एज अगर आपके पास स्किल है, ये आता है, ये पक्का है। बट पैसा जवानी में भी ज़रूरी है। तो इतना हमेशा होना चाहिए कि आप एक ढंग की लाइफ मेंटेन कर पाओ, राइट? तो वो ज़रूरी है कि पैसा हो। बट आप मुझे बोलो कि मुझे ना लैब कोली करनी नहीं आती, मैं सर्जन हूँ, मैं पैसा कमाऊंगा, नहीं हो सकता। पहले लैब कोली सीखो। और अगर आप बोलो मुझे लिवर ट्रांसप्लांट करना है और पैसे कमाने, तो फिर तो 45-50 के आसपास शायद आए शायद ना आए। आप कितना नीश में घुसना चाहते हो? यू कांट हैव द केक एंड ईट इट टू ना। आपको पैसा कमाना है, एमडी मेडिसिन करो, आप टायर 4 टाउन में जाओ, क्लिनिक खोलो, आप 5 साल में अपना अस्पताल बना लोगे। पर आपको रहना भी साउथ दिल्ली में है, तो यू कांट हैव द केक एंड ईट इट टू ना। अब साउथ दिल्ली में पहले बैठे हैं शेर, तो चूहे को तो पहले खाएंगे, और चूहे को शेर बनने में फिर टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो वो डिफरेंसेस हैं। तो आप किसी सीनियर बंदे की आंख बंद करके बात मत मानो कि पैसा ज़रूरी नहीं है। पैसा ज़रूरी है, बट स्किल का बाय प्रोडक्ट नहीं होगा तो दिक्कत होगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं आंख बंद करके पैसे के पीछे भागूं सर, आई विल लूज माई सेल्फ इन द प्रोसेस। पैसा मेरी परछाई होनी चाहिए, पैसा बाय प्रोडक्ट होना चाहिए, पैसा ज़रूर आना चाहिए, बट मेरी यूएसपी हमेशा रहेगी कि मैं एंडोस्कोपी अच्छी करता हूँ, कोलोनोस्कोपी अच्छी करता हूँ, ईआरसीपी अच्छी करता हूँ, डायग्नोसिस बढ़िया बनाता हूँ, पेशेंट से अच्छे से बात करता हूँ, अपने क्लिनिक पे अवेलेबल रहता हूँ, जो मेरी टाइमिंग है
और जो मेरी रेपुटेशन बिल्ड हो रही है वही लेके आएगी पैसा। तो अगर हम कैलकुलेट करें, आपने बोला मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो वो कंटेंट से जो पैसा आएगा वो डेफिनेटली आएगा। आई विल हैव टू बी पेशेंट। जो यंग डॉक्टर्स में जो मेरी उम्र के भी है कि मुझे सब कुछ आज चाहिए, वो नहीं हो सकता। आज मैं जितना भी कमा रहा हूँ, जितना 50 साल में कमा रहा हूँ वो आज नहीं कमा रहा सर। जितना 60 में कमाऊंगा वो आज भी नहीं कमा रहा। इसलिए डॉक्टर बूढ़ा नहीं होता ना, हमेशा एनर्जेटिक रहता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता आगे चल के वो कितना कमाएगा। बट मैं 32 साल में बोलूँ कि मुझे सबसे बड़ा लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन बनना है इंडिया का, नॉट पॉसिबल। आपको मेरी बात मतलब, मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है। बट 32 साल पे मैं 2.5 लाख रुपए नहीं कमा रहा महीने के साउथ दिल्ली में, तो गलत है। अगर मैं एमडी कर चुका हूँ, अगर मुझे कोई कह रहा है तू 1.25 लाख रुपए में काम कर और तू स्किल के लिए काम कर, सपना बेच रहा है, वो गलत है। वो मैं नहीं मानता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना। नहीं, वो मैं नहीं मानता। अगर आपके पास स्किल है सर, देखो बिना रिस्क के नहीं आता। मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन रहा है, मैंने किसी के अंडर काम नहीं किया। मैंने तब तक ट्रेनिंग करी जब तक मैं मेजर काम इंडिपेंडेंटली नहीं कर पा रहा था, और मैं इंडिपेंडेंट रहा। इसीलिए जो भी नाम बन पाया बना। बरगद के पेड़ के नीचे दूसरा बरगद का पेड़ नहीं खड़ा होता। तो इसमें आता है नीश कितना है आपका। अब आप लिवर ट्रांसप्लांट इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते, तो उसमें टाइम लगेगा। तो ये सब चीज़ें ना, वेरिएबल्स हम नहीं देखते। वेरिएबल्स देखने बहुत ज़रूरी हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बॉस, मैंने कई बार देखा है दैट डॉक्टर्स आर चार्जिंग लेस फॉर देयर कंसल्टेशन, 400-500 रुपए, जबकि सीनियर डॉक्टर्स दे शुड बी चार्जिंग लाइक 1500-2000। बट उनको क्या है, उनको लगता है कि अगर मैंने ज़्यादा पैसे बढ़ाए कंसल्टेशन के तो दुनिया चोर कहेगी, दुनिया मनी माइंडेड कहेगी, एंड दे टेंड टू चूज अ रेपुटेशन ओवर मनी। सर आई थिंक इट्स द अदर वे राउंड। अगर आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर हो और आप एक चार्ज कर रहे हो पैसा, तो आपकी रेपुटेशन ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस दिखाता है आपको अपनी स्किल में, और वो ये बताता है कि किसी लेवल पे आप इस लेवल के आदमी हो। 10 ईयर्स इनटू प्रैक्टिस, 8 to 10 ईयर्स इनटू प्रैक्टिस, आप डेफिनेटली अपनी कंसल्टेशन दिल्ली में या मुंबई में 1500-2000 कर सकते हो। पर इनिशियली 2-3 महीने आपको लगेगा कि कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब कि कोई पेशेंट आ रहा है, कोई पेशेंट नहीं आ रहा। बट अगर आप क्वालिफाइड हो, आपकी रेपुटेशन अच्छी है कि आप ठीक काम करते हो, आप ज़बरदस्ती के अनएथिकल प्रोसीजर्स, अनएथिकल सर्जरीज नहीं कर रहे, आप 3 महीने के एंड में देखेंगे सब कुछ बैलेंस आउट हो जाएगा। तो यू शुड नॉट अंडरसेल योर सेल्फ, दैट इज़ फॉर श्योर। बट येस, देयर इज़ एन एलिमेंट कि मैंने भी 8 साल से अपनी कंसल्टेशन नहीं बढ़ाई है। उसका एक कारण है, मेरे को लगता है समय से ना काफ़ी जनता जो आपको लोअर सोशो इकोनॉमिक स्ट्रैटा दिखा रहा होता है, वो 10 साल में वो भी अमीर हो जाता है। तो इनिशियल प्रैक्टिस में कभी भी लोअर सोशो इकोनॉमिक स्ट्रैटा को लीव आउट नहीं करना चाह रहा था ऑन द बेसिस ऑफ कंसल्टेशन। इसलिए मैंने 8 साल से नहीं बढ़ाई है, 1 जनवरी से अभी बढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि अब मुझे 8 साल हो गए थे और सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। डॉक्टर अपनी कंसल्टेशन नहीं बढ़ाता है, तो डॉक्टर को चार्ज करना चाहिए, फ्री कंसल्टेशन नहीं देनी चाहिए, प्रोफेशनल रहना चाहिए, अपने आप को अंडरसेल नहीं करना चाहिए किसी भी लेवल पे। रॉन्ग है। डॉक्टर्स को अगर ये मैनेजमेंट स्किल्स सीखनी हो तो आपके हिसाब से क्या बेस्ट तरीके हैं? बिकॉज जो आपने सब बताया वो थियोरेटिकली बहुत सही है, बट द होल पॉइंट इज़ कि डॉक्टर्स में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता कि वो जो पब्लिक की बातें हैं उनको पार करके अपनी फीस बढ़ा दें। कहना आसान है बॉस, बट जब कोई डॉक्टर कह देता है ना, डॉक्टर साहब ज़्यादा पैसा ले रहे हो, गलती कर रहे हो, इट्स अ गिल्ट ट्रैप। दे टेंड टू गो बैक इन दिस शेल। वो कॉन्फिडेंस चाहिए ना शेल से बाहर आने के लिए। सर इसीलिए तो सक्सेसफुल होना मुश्किल है। क्योंकि जब भी पूछते हो, मैं आपकी रील्स पे भी कमेंट करता हूँ कि कौन सी फील्ड बेस्ट है पैसा कमाने के लिए, तो मैं हमेशा आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि पैसा बंदा कमाता है, फील्ड नहीं कमाती। ट्रू। तो अगर आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो कि अपने पैसे बढ़ा सकते हो, तो सर फिर तो आप नहीं कमा पाओगे। ये मेरा टेक तो यही रहेगा उस पर, कि अगर आपको लगता है आप 8-10 साल से काम कर रहे हो और आप 10% भी अपनी कंसल्टेशन नहीं बढ़ा सकते, या 12% नहीं बढ़ा सकते, या 20% नहीं बढ़ा सकते, देन देयर सीरियसली समथिंग रॉन्ग। क्योंकि कुछ लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे वाली बात है। मतलब अगर आपको पब्लिक ओपिनियन से इतना फर्क पड़ रहा है तो नहीं हो सकता। ऐसे तो विराट कोहली को भी लोग गाली देते हैं, नरेंद्र मोदी को भी गाली देते हैं, वो रुकते थोड़ा ना है। ये तो चलो बड़े लोग हो गए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपकी एडवाइस है, कैसे लाया जाए वो confidence? एडवाइस है कि स्टार्ट स्लो। आपके पास डेटा होना चाहिए। जब आपके पास 10,000, 8,000, 7,000 पेशेंट इकट्ठे हो गए हैं, आप डेफिनेटली उसे स्लोली बढ़ा सकते हो, और वो सर्कुलेशन में 2-3 महीने में आपको न्यू लेवल सेट हो सकता है, और आप आराम से उसे जस्टिफाई कर सकते हो। कोई आपसे पूछे कि आपकी रनिंग कॉस्ट हर साल बढ़ती है, मैं आपको बता रहा हूँ 8 साल से मैंने कंसल्टेशन नहीं बढ़ाई, तो मेरे रेंटल्स बढ़े हैं, मेरी एम्प्लॉयज़ की सैलरीज बढ़ी हैं, तो मैं अपने दिमाग में अब कन्विंस्ड हूँ कि मुझे बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जब मार्जिन्स पे भी काम करते हो तो आपकी अर्निंग्स बढ़ती हैं। जब 10% कंसल्टेशन बढ़ाओगे और आप 100 पेशेंट देखोगे, तो डेफिनेटली आपकी 10,000 रुपये तो बढ़ गए ना कंसल्टेशन से ही उसी टाइम पे। तो डेफिनेटली आपकी रेपुटेशन के साथ आपकी कंसल्टेशन बढ़नी चाहिए। अगर आप नहीं बढ़ा रहे, आप गलती कर रहे हो।
और सर इक्वलेंट टू रिस्क है ये। जो डॉक्टर रिस्क नहीं लेता और एफडी करता रहता है वो डॉक्टर फिर वहीं पे रहता है, वो डीडीए फ्लैट में ही रहता है। अगर आप इतना रिस्क नहीं ले सकते तो गेम छोटी है, ये मेरा टेक है। और मुझे बहुत क्लियर हूँ मैं इस बात पे कि जिस डॉक्टर ने कभी रिस्क नहीं लिया उस डॉक्टर ने ना पैसे कमाए, ना नाम कमाया, ना कुछ और किया। तो आपको लगता है कि जो डॉक्टर की ईगो होती है, जो इनहेरेंट होती है हर डॉक्टर में, हर मेडिको में, उसके लिए सबसे डिस्ट्रक्टिव चीज़ होती है, सबसे कंस्ट्रक्टिव चीज़ होती है? मिक्सचर ऑफ बोथ है। मतलब डिस्ट्रक्टिव पूरी तरह नहीं हो सकती, कंस्ट्रक्टिव पूरी तरह नहीं हो सकती। कहाँ पे यूज़ करनी है वो पता होना चाहिए। मतलब आपको एक ऐसा लेवल आता है लाइफ में जो मुझे लगता है हर डॉक्टर की लाइफ में आता होगा, जो थोड़ा बहुत सक्सेसफुल होता है, जो आराम से एक बंदे को काट के अपनी ज़िंदगी बाहर कर सकता है, वहाँ तक बेटर है। अगर आप ईगो में लड़ाई कर रहे हो तो वो इमेच्योर है। मतलब ईगो एक मेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म भी है, इमेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म भी है साइकेट्री में। तो ईगो आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, आपको कुछ बना भी सकती है। देखिए सर, आई एम द बेस्ट ईगो है, बट आई एम द ओनली बेस्ट पर्सन अलाइव, वो फिर नेगेटिव इमोशन हो गया ना। सेम इमोशन को उस तरह हो सकता है कि मेरे से बढ़िया गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ही नहीं है, तो फिर तो मतलब मैं बेवकूफ़ हूँ और मैं वन ऑफ द बेस्ट हूँ और मैं और कोशिश कर रहा हूँ और बढ़िया होने की, और एक दिन भारत का बेस्ट बनूंगा। वो एक पॉजिटिव मैकेनिज्म हो गया। बट अब चलते फिरते किसी से भिड़ जाओ ईगो में कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, तो फिर वो तो वाली बात होगी, तुझे पता नहीं मेरा बाप कौन है। वो तो फिर मतलब आई थिंक दैट्स नॉट वेरी हेल्दी फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, फॉर एनी वन। तो ईगो आपको डिस्ट्रॉय तो कर सकती है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा इसलिए बिकॉज मेनी अ टाइम्स आई हैव सीन, जब कोई डॉक्टर बोलता है ना आई डोंट नो, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ वीकनेस। बिल्कुल भी वीकनेस नहीं है, बिल्कुल भी वीकनेस नहीं है, क्योंकि डॉक्टर की लाइफ की लर्निंग इज़ अ पार्ट। और जितने सक्सेसफुल अकेडमिशियंस हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाए, जो आज भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट एम्स में बैठे हैं, मौलाना आज़ाद में बैठे हैं, वो आज भी पढ़ाई करते हैं। दे रीड। मैं भी पढ़ाई करता हूँ कि भाई पढ़ना पड़ेगा। अब प्राइमरली जब आपने ओजेम्पिक और मंजारो की बात करी, प्राइमरली मेरे सब्जेक्ट नहीं था, बट मेरे पास पेशेंट आ रहे थे तो मेरे को पढ़ना पड़ा। मैंने सारे ओरिजिनल आर्टिकल्स पढ़े इसके। तो डॉक्टर हर रोज़ पढ़ता है। देयर वाज अ टाइम 1 year ago व्हेन आई डिडंट नो अबाउट दीज ड्रग्स। टुडे आई नो एवरीथिंग अबाउट दीज ड्रग्स। एंड अगला जो नया आएगा 6 महीने, साल, 2 साल बाद, जो पेटेंट लेके आएगा, जो 30% वेट लॉस कराएगा, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। सो अ डॉक्टर कैन नेवर नो एवरीथिंग, ही हैज़ टू रीड अबाउट इट। एवर एडवांसिंग फील्ड है। सो सम थिंग्स इन योर फील्ड यू वोंट नो, तो हमें सीखना तो है। तो वहाँ नहीं पहुँच सकते कि मतलब अ डॉक्टर इज़ नॉट अ गॉड। और ये जनता भी जब बोलती है ना, ये मान लेना वो आपको एक्सप्लॉइट कर रही है। हमें ये ग्राउंड लेवल पे आना पड़ेगा कि वी आर प्रोफेशनल्स, वी चार्ज फॉर आवर प्रोफेशनल सर्विसेज फॉर द ईयर्स वी हैव पुट इन, एंड वी आर नॉट गॉड्स। वी हैव टू इमोशनली डिटैच फ्रॉम आवर क्लाइंटल एंड टेल देम कि भाई मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरी भी जिम्मेदारियाँ हैं, मैं चोरी नहीं कर रहा, मैं अपने मेहनत का खा रहा हूँ। तो ये बात हमें पब्लिकली एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, एंड वी हैव टू बी वोकल अबाउट इट टू हैव अ बेटर इमेज ऑफ डॉक्टर्स इन आर सोसाइटी। ये तो गलत है ना सर कि आज मुझे आपसे काम है तो आप भगवान बन गए, मेरा काम नहीं निकला तो मैंने गाली दे दी। तरीका थोड़ा ना हुआ। ना मैं भगवान हूँ, ना मैं गाली सुन रहा हूँ। मैं एक बेसिक आदमी हूँ, मेहनती आदमी हूँ, और मैं जो सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। अब आप एक बात बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, प्लम्बर आता है आपके घर पे, कभी आप बोलते हो यार तू तो बड़ा अच्छा आदमी है, बिना पैसे लिए चले जा? तो डॉक्टर की ये बात कैसे हुई कि तू अच्छा आदमी है, तू भगवान है, तू नोबल प्रोफेशन है? भाई प्लम्बर ज़्यादा नोबल प्रोफेशन है। डॉक्टर के पास बिना जाए तो मैं रह सकता हूँ, मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा, मैं नहा नहीं सकता, मैं काम पे नहीं जा सकता, तो उसका प्रोफेशन ज़्यादा नोबल है। वो सुबह नहाने में हेल्प कर रहा है मेरी, पर वो तो पूरे 1500 रुपये लेके जा रहा है अपने। मेरे को लोग कह रहे हैं कि मैं नोबल 500 रुपये पे भी प्रोफेशन। दिक्कत हो रही है। भाई क्यों दूँ तेरे को, तेरा तो नोबल प्रोफेशन है ना। जो रेंट लेने लैंडलॉर्ड आ रहा है वो कह रहा है भाई आप तो डॉक्टर हो, आप तो 50% रेंट बढ़ा दो। तो मैं तो दोनों तरफ से, मतलब मैं कोई पैरासाइट पालने की दुकान थोड़ी हूँ। नोबिलिटी का फ़ायदा उठाती है जनता। बिल्कुल उठाएगी। तो आपको पता होना चाहिए। देखो सर, एक ही इंसान को आंसर करना है आपको, अपने आप को। आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे, आप किसी को जानबूझ के नहीं मार रहे, आप बेस्ट मेडिकल साइंस साइंटिफिक वे से ट्रीट कर रहे हो, और यू आर रेडी फॉर द बेस्ट आउटकम्स एंड द वर्स्ट आउटकम्स। मेडिकल हायरार्की एंड पावर कंट्रोल इन सीनियर डॉक्टर्स, इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? सर देखिए, वो दे हैव अर्नड इट। उन्होंने अपना एरिया मार्क कर लिया कि इस एरिया में मैं सबसे पावरफुल हूँ, और वो 30 साल बाद आया है, तो उस एरिया में मत जाओ। और अगर आपको उनसे सीखना है, वो वाली स्किल सीखनी है, तो उनके साथ टाइम बिताओ। तो वो ज़रूरी है, मतलब उन्होंने वो चीज़ अर्न करी है। मतलब उनकी जो ईगो है, जो पावर है, वो अर्नड है। ठीक है। अब कोई पद्म भूषण लेके बैठा है डॉक्टर, तो वो कनेक्टेड भी है, वो पैसे वाला भी है, वो पावरफुल भी है, तो उससे भिड़ोगे तो भाई गलत ही होगा।
आप या तो उससे साइड हो जाओ या उससे कोलैबोरेशन के साथ उससे सीखो कि कैसे वहाँ तक पहुँचा। तो हायरार्की तो रहेगी सर, मतलब इट्स लाइक अब मैं बोलूँ कि आपके पास इतना पैसा है, आप अच्छे घर में रह रहे हो, मैं गरीब हूँ, मैं बुरे घर में रह रहा हूँ, मैं आपसे जेलस हो जाऊँ? तो भाई जो चीज़ है वो तो है। अब जिस इंसान ने 30 साल से प्रैक्टिस करी है और तेरी उम्र ही 35 साल है, तो ही इज़ वेल व्हाट यू कॉल वेल अर्न टू रीच देयर, तो उससे क्या दिक्कत है? मतलब वाई डू वी हैव अ प्रॉब्लम? मैं आपसे एक एडवाइस मांग रहा हूँ अगेन. सो देर इज अ वेरी subtle difference, you know, how young medicos should learn from their seniors. And I've seen both ways, all right. एक होता है कि लोग बिल्कुल ही चाटनी शुरू कर देते हैं, जैसे मैथ लेकिन कहेंगे. एक होता है कि लोग, अब आप सीनियर से सीखने गए हो तो यू कांट बी completely blunt. Now you have to have a subtle balance between both the parties. You can't be ass licking completely and you can't be completely blunt. तो जब आप भी सीख रहे थे, you maintained a balance. तो वो सीक्रेट क्या था? कैसे यंग मेडिको को सीनियर सीखना सर चाहिए? सीनियर की ईगो मसाज कैसे करोगे आप? बहुत ही अच्छे से, जैसे मैं आपको बताता हूँ मेरे टीचर का, मेरे टीचर आप काम नहीं देते थे, ईआरसीपी नहीं सिखाते थे, मेरे को सिखा के भेजा क्योंकि वो अकेडमिशियन था, उसे किक मिलती थी जो बंदा पढ़ के आता था। मैं मैमसी से गया था, जोधपुर गया था, पेरिफरी में था, मेजॉरिटी लोग पेरिफरी से आते थे, इतने मेरे जितने ब्राइट भी नहीं थे और पढ़ाकू भी नहीं थे शायद, ठीक है। तो मेरे को पता था कि बॉस को ना सुबह अच्छी पीपीटी मिल जाए ना प्रेजेंट होके, तो मतलब ही वुड बी हैप्पी। और मेरे को पढ़ाई का शौक था, तो मेरे को सर काम देते थे, सर भूल जाते थे, बट मैं वो पीपीटी प्रिपेयर करके खोल के रख देता था कि सर देखो मैं तो बना के लाया हूँ, आज आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 6 महीने लगे तो उनको रियलाइज़ हुआ ये बंदा मेहनती है। मैं आपको सिंपल बात बता देता हूँ, जो बंदा एक्चुअली ऊपर पहुँचता है, मैं बहुत सारे नाम भी लेके बता सकता हूँ आपको, वो बहुत मेहनती रहा होता है अपने टाइम पे, और वो सबको एक जजमेंटल लेवल से देख रहा होता है कि ये इतना मेहनती है, इतना मैं था कि नहीं था। अगर उसके दिमाग में, अगर वो बंदा एक्चुअली सही है, जो आप पार्टनरशिप की बात कर रहे हो, मैंने अपने टीचर को कंसिस्टेंटली प्रूव किया कि मैं रात को जाग के पढ़ाई करके वो करके आ रहा हूँ जो आपने बोला। तो इतने में उनको टाइम लगा, 6 महीने लगे, पर उन्होंने बोला यार मैं तेरे को ये चीज़ सिखाऊंगा। आज मैं इतनी बढ़िया ईआरसीपी करता हूँ, 37-38 का हूँ मैं, आज सुबह भी 2 करके आया हूँ। तो एक्चुअली लोगों को लगता है कि भाई कौन है ये, कहाँ से सीख के आया है। तो मैं अपने टीचर को बोलता हूँ कि भाई, मैं पब्लिकली बोलता हूँ, डॉक्टर सुनील दादीज का स्टूडेंट हूँ, मतलब उन्होंने सिखाया है मेरे को। बट आप किसी और बंदे से बात करो, वो बोलेंगे दादीज से सबसे स्ट्रिक्ट आदमी है। हैं भाई, वो खुद पढ़ के आते हैं हर रोज़, वो रात को खुद पढ़ के आएंगे, मतलब वो आपसे बात करेंगे पीसीआर में क्या होता है और इसमें क्या होता है, वो बायोकेमिकल मैकेनिज्म, नेचर के आर्टिकल पढ़ के आएंगे। तो भाई वो जो खुद पढ़ रहा है, प्रोफेसर एंड हेड, आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, तो क्या गलत एक्सपेक्ट कर रहा है? तो यू शुड नो व्हाट योर सीनियर्स लुकिंग फॉर. यस, मतलब अनएथिकल नहीं होना चाहिए। मेरे केस में मैं आपको बता रहा हूँ, आपने मेरा पूछा ना, मेरे केस में ही वॉज लुकिंग फॉर अ पर्सन जो इज ड्रिवन टू अकेडमिकली एक्सेल। क्योंकि वो कहते हैं यार, मतलब देखिए, अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि ईआरसीपी तो है, टेक्निकल है, अगर कल को मेरा कोई टेक्नीशियन ही सीख जाए और कर दे और मुझे पता है बढ़िया करेगा, मैं तो खड़ा हो जाऊंगा। बट जो पढ़ाई है, जो मॉलिकुलर बेसिस है, जो पैथोफिजियोलॉजी है, जो डायग्नोसिस है, वो टेक्नीशियन कभी नहीं कर सकता। तो कौन है वो बंदा? अब उनको नहीं मिल रहा था, मैं रास्ते में मिल गया, उनने मेरे को सब कुछ सिखा दिया। आज ऐसा है कि आई एम प्राउड टू बी स्टूडेंट, ही इज़ अ प्राउड टीचर। एंड मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मेरे फादर इन लॉ का उनको कॉल गया था अपनी बेटी से शादी कराने का, और उन्होंने मेरे फादर इन लॉ को बोला था कि अगर आप इस लड़के से शादी कर सकते हो तो करा देना, इतना मेहनती और ब्रिलियंट लड़का मैंने नहीं देखा। तो अब इससे बढ़िया क्या रिश्ता होगा बताओ? आई एम फुली इंडेप्टेड टू माई टीचर्स। बट बहुत सारे ऐसे लड़के थे जिनको स्कोप को हाथ भी नहीं लगाने दिया, क्योंकि पढ़ने आने बोलते रात को वो नहीं पढ़ के आते थे, तो सर वॉज नेवर इम्प्रेस्ड। तो ये था। बट अगेन सर, मैं यही बोलूँगा, सीनियर डॉक्टर्स भी इनसिक्योर होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हाई लेवल ट्रेनिंग कराते हैं, इसमें मैं नाम नहीं लूँगा, बट जब आप उनके पास ट्रेनिंग के लिए जाते हो पेड फेलोशिप्स में, वो पूछते हैं कौन सी सिटी के हो, और अगर आप सेम सिटी के होते हो नहीं सिखाते। अच्छा. और ये मैं आपको टॉप लेवल सर्जन्स, टॉप लेवल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की बात कर रहा हूँ, जो वर्ल्ड में नामी गिरामी लोग हैं। तो डॉक्टर्स इतने इनसिक्योर क्यों होते हैं? सर डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट है। और मैं आपको ऑनेस्टली बताया था, मार्केट बिल्कुल सैचुरेटेड नहीं है। मैंने साउथ दिल्ली में 7-8 साल की प्रैक्टिस में ठीक ठाक नाम बनाया है, और सिर्फ प्योरली काम करके बनाया है। मेरी कोई बैकिंग नहीं है, कोई फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है। मैं किसी को जो भी बोले कि मार्केट सैचुरेटेड है, वो या तो अपना बना रहा है या आपको बना रहा है, मैं क्लियर हूँ इस बारे में। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, हर किसी के लिए काम है, और डॉक्टर को इनसिक्योर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको काम आता है, अगेन इफ़ यू आर नॉट अकेडमिकली ब्रिलियंट, यू डोंट नो योर वर्क, देन यू कांट डू एनीथिंग। बट अगर आपको काम आता है, आपको बिल्कुल इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। ये डॉक्टर्स में बहुत बड़ा फॉल्ट है। डू यू थिंक डॉक्टर्स आर बैड एट टीम वर्क? यस, दे आर वेरी बैड एट टीम वर्क। इसीलिए तो जो गुड एट टीम वर्क होते हैं वो आराम से आउटशाइन कर जाते हैं। दे वेरी बैड एट टीम वर्क।
आप डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी देखो, डॉक्टर जीवी राव देखो, ये 2 एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के जॉइंट डायरेक्टर्स हैं. दे आर सो गुड एट टीम वर्क, दे हैव प्रमोटेड देयर जूनियर्स. इट इज द बिगेस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड, मे बी द ओनली हॉस्पिटल वेयर पीपल फ्रॉम यूएस कम टू लर्न, एंड दैट इज बिल्ट ऑन टीम वर्क. They have made so many great gastroenterologists and identifying that what they wanted, what they are best at, and promoted them in that field. आप पढ़िएगा जो कलकत्ता में जो रेप केस हुआ था 2 साल पहले, उसमें जो जस्टिस चंद्रचूड़ ने टीम बनाई थी, उसके हेड थे डॉक्टर DN रेड्डी, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, एंड ही इज़ द मास्टर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी इन द वर्ल्ड. ही इज़ नॉट इनसिक्योर, ही इज़ अ वेरी गुड एंटरप्रेन्योर. सो सी व्हाट ही हैज डन. वो इनसिक्योर होते एक बंदे को साथ नहीं रखते, आज वो रात को मेरी तरह मरीज देख रहे होते रात तक. आप समझ रहे हैं? तो डॉक्टर्स आर बैड एट टीम वर्क, इसमें कोई डाउट नहीं है. उनको तो ये लगता है ये मेरी प्रैक्टिस खा जाएगा, ये मेरी खा जाएगा, ये मेरी खा जाएगा, इसलिए तो 70 साल तक रात को 12 बजे तक पेशेंट देख रहे होते हैं. वो ज़रूरत थोड़ी ना होती है. ज़्यादातर डॉक्टर्स, नॉट द टॉप 1% ऑफ कोर्स, आई थिंक 80% मैं कहूँगा बॉस, 80% ना बड़े ड्रीम्स देखने से डरते हैं. अभी मैं पॉडकास्ट में ही पिछले 4-5 में एक सीनियर डॉक्टर बैठा हुआ था, एंड वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स. ऑलराइट, आई नो आई एम गुड एट इट. हम बात कर रहे थे, मतलब लाइक विद इन 5 minutes ऑफ द टॉक जब मैंने बात करनी शुरू करी, आई जस्ट गॉट इनटू डिटेल ऑफ इट, वो डर गए. ऑलराइट, कह रहे देखो जी इतना तो हमने कभी सोचा ही नहीं, तो FD से बेटर कुछ नहीं है हमारे लिए. एंड आई सिंपली स्टॉप्ड. मैंने कहा ठीक है. एंड देन आई ट्राइड दैट प्रैक्टिस विद अ कपल ऑफ मोर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर स्पेशली. सेम आंसर. ऐसा क्यों है कि वो बड़े ड्रीम्स देखने से डरते हैं? सर एक ना चीज़ बिठा दी गई है डॉक्टर्स में कि पूरी दुनिया में चीट करने वाली है और सारे हमें खाने वाले हैं और हमारे पैसे कोई ले जाएगा. तो वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है ना डॉक्टर्स में, वो वहीं पे आ जाती है घूम फिर के बाद. सारी बात, वो रिस्क नहीं ले पाते. जब रिस्क से इश्क नहीं होगा तो गेम बनेगी नहीं. वो तो मतलब इसमें कोई डाउट है नहीं. तो उसी में मतलब जो बात है वो प्लान A प्लान B की होती है हमेशा. योर प्लान B हैज़ टू बिकम प्लान A सो दैट यू गेट अ न्यू प्लान B. तो वो होते ही नहीं डॉक्टर्स के पास. तो वही बात है सारी. इनसिक्योर सर, बाय द हार्ट ऑफ इट इनसिक्योर है, और कोई बात नहीं है. ट्रेनिंग से इनसिक्योर है. कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, केस हो जाएगा, तो इनसिक्योर हैं. अब आप किसी रियल एस्टेट वाले बंदे से लोगों उस पर 10 केस पहले चल रहे होंगे, वो बोलेगा ठीक है 11 वाले आ. अब डॉक्टर पे केस हो जाएगा MLC, तो 10 दिन नींद नहीं आएगी. तो बाय नेचर ही वैसे है ना सर, क्या करें बताओ. और तैयारी भी नहीं करते. इंडेमनिटी इंश्योरेंस में कह के मर गया हूँ. फिर लोगों से मिलता हूँ, यंग डॉक्टर स्पेशली, कराया इंश्योरेंस? नहीं. मेरा तो है सर. नहीं करा रहे सर बच्चे. बहुत मतलब मैं इतना समझा रहा हूँ सबको कि भाई, और भाई इस उसमें बता रहा हूँ, प्लीज़ इंडेमनिटी इंश्योरेंस सबसे पहले कराओ. आज का वो जो पैसा जा रहा है वो मत देखो. कभी कुछ गलत हो गया तुम्हारे साथ तो जितना पैसा जाएगा ना तुम अफोर्ड भी नहीं कर पाओगे. नहीं, पूरी जिंदगी निकल जाएगी वो कमाने में फिर दोबारा. नहीं वो तो है सर. और एंड वो केस का प्रेशर अलग है, बिकॉज देन यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग. वो तो है ही. बट आई थिंक मतलब अगेन किसी भी डॉक्टर को केसेस से डरना नहीं चाहिए. इंडेमनिटी करानी चाहिए. अपनी लीगल टीम स्ट्रांग रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ग्रो करोगे तो ये आएगा. प्रॉब्लम पता है क्या है सर? डॉक्टर्स को ना सब कुछ चाहिए बिना कुछ दिए. वहाँ पे दिक्कत है कि मेरे को बनना सबसे बड़ा आदमी है, पर उसमें जो जर्नी में जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो मेरे को नहीं चाहिए. ऐसे कैसे होगा? इट्स नॉट पॉसिबल ना. ये दिक्कत है सारी. बिल्कुल सही कह रहे हो आप. तो मैं मरवाऊंगा नहीं और सब कुछ बनूंगा भी, ऐसा तो नहीं होने वाला सर. आप मेरे पीयर्स में पूछ लो, मेरे को इतना मेहनती बोलते हो, आज भी बोलते हैं 14 घंटे क्यों काम करता है. मेरे लिए एफर्टलेस है भाई, मेरे लिए मेहनत नहीं है वो. कि तुम नहीं करते इसलिए तुम्हें लगता है. मेरे को मरीज देख के किक आती है. मैं तो पेशेंट से पूछता हूँ तू मेरे पास कैसे आया. मैं तो उसने भेजा. जब मुझे बताता ना कि किसी ठीक हुए पेशेंट ने भेजा, मेरे को ऑलमोस्ट ऑर्गेजम आता है. क्योंकि भाई मतलब दैट मीन्स आई एम डूइंग समथिंग राइट. वर्ड ऑफ माउथ इज द बिगेस्ट मार्केटिंग टूल ऑफ अ डॉक्टर. मतलब वो प्रूव करता ना मार्केट में, उस पेशेंट का मेरे से कोई रिश्ता नहीं था, वो पहले बार कोई नया बन के आया, उसने अपना जानकार भेजा. दैट इज व्हाट द गेम इज. इस वक्त आप सोशल मीडिया में छा रखे हो. 200K फॉलोअर्स इन लेस देन 6 months. आई थिंक ब्लेस्ड बाय द ऑलमाइटी एंड मतलब जो भी लोगों को पसंद आ रहा है कंटेंट सर. अब मतलब टू हम्बल टू इवन से एनीथिंग. तो कैसे मोटिवेटेड हो आप इतना? मोटिवेटेड टू मेक सोशल मीडिया कंटेंट, बिकॉज आई नो आपकी कितनी बिजी प्रैक्टिस रहती है और आप मतलब हफ्ते में 5-6 वीडियो डाल रहे हो. आई एम श्योर इट्स नॉट एन इजी टास्क. I think 1 YouTube video and 3 to 4 reels a week. That's the aim. So, सर देखो जैसे लास्ट पॉडकास्ट में मैंने बताया था कि द ओनली थिंग नॉन नेगोशिएबल इज ग्रोथ. सो टुडे सोशल मीडिया इज अ नॉन नेगोशिएबल फॉर ग्रोथ. सो वी हैव अडेप्टेड एंड मुझे लगता है कि अडेप्ट नहीं करोगे तो इरेलेवेंट हो जाओगे विद टाइम. तो जैसे आपको पता है मैं पढ़ाता भी था पहले बच्चों को, तो उसमें थोड़ा मेरे को लगा कि व्हाट एक्स्ट्रा आई एम डूइंग. तो इसलिए मैं इतना मेहनती था कि DM गैस्ट्रो क्लियर किया.
तो उसके बाद जब मैंने साइड प्रैक्टिस की देखी तो आई नेवर लुक बैक टू टीचिंग, दो आई स्टिल लव टीचिंग। एंड मुझे अभी लगता है कि यूट्यूब पे भी हम जो भी सक्सेसफुल हुए हैं वो शायद इसीलिए हो पाए हैं बिकॉज जो भी बंदा सामने बैठा है उसकी लैंग्वेज में मैं बात कर पाता हूँ, तो वही रहा है। आई थिंक बीइंग अ गुड ओरेटर हेल्प्स एंड सिंपल रखता हूँ चीज़ों को, और आई थिंक ऑर्डिनरी मैन विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्रीम्स, तो उसको उसी तरह रखा है, जस्ट बीइंग कंसिस्टेंट। एज अ डॉक्टर आपको एक लगा कि आपका फ़ायदा भी हो रहा है आपकी प्रैक्टिस में, आपके डेली कनेक्ट में? कॉन्फिडेंस तो आता है सर, मतलब बिकॉज देखिए किसी भी काम में ना डिपेंडेंसी ओवर मल्टीपल थिंग्स होती है, और एक डॉक्टर को बचपन से सिखाया जाता है बाय हिज सीनियर्स एंड एवरीथिंग ना कि ऐसे करोगे तो तुम कुछ कर पाओगे। तो उस शैकल्स को तोड़ना प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है, दैट आई एम इनफ, मैं ये काम भी कर सकता हूँ। तो जब आप अडेप्ट करके कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो और उसमें सक्सेसफुल होते हो तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत नेक्स्ट लेवल लेके जाता है। और जो आज के टाइम पे अगर पीपल लाइक व्हाट यू डू, और अगर आपको कोई मॉल में पकड़ लेता है कि आपके तो ब्लैक कॉफ़ी वाली रील देखी थी, या मैं अपनी वाइफ के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा था, वो कहता कि सर आपके लिए आंवला वाला टोस्ट लेके आऊँ, वेटर ने बोला। तो मैंने उससे पूछा क्यों, कहते सर आपकी आंवला वाली रील देखी थी मैंने। तो मैंने कहा नहीं, तू गुआकामोले खिला दे, मुझे एवोकाडो खाना है। तो वो हंसने लग गया। तो व्हाट इट डज इज इट हम्बल्स यू, मतलब आपको किसी को जैसे बचपन से ना डॉक्टरी लाइफ में क्या होता है कि मुझे कुछ बनना है, मुझे फेमस होना है, और जैसे मैं कॉलेज में अपने पीयर्स को बताता था कि मैं दिल्ली का सबसे बड़ा डॉक्टर बनूंगा, तो एक बंदा था, इसके फादर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, तो वो कहता पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, बिजनेस कैसे चलता है हमें पता है। तो अब वही लोग कॉल करते हैं, पूछते हैं प्रैक्टिस कैसे करनी है, सोशल मीडिया कैसे बनानी है, तो बहुत मेजर, एक छोटे घर से आए हुए बंदे के लिए बहुत मेजर वैलिडेशन है वो। तो आप हाथ जोड़ के भगवान को थैंक यू भी बोल पाते हो। आई थिंक दैट हैज़ बीन द होल सीन विद मी। सो आई एम वेरी मैं रादर अपने टीम मैनेजर को बोल रहा था कि आई हैव नॉट सीन माई सेल्फ दिस काम एवर, दैट आई एम सो काम, बिकॉज मे बी दैट सोशल वैलिडेशन जो एक डॉक्टर को चाहिए वो मेरे को मिली। एंड स्काई इज़ द लिमिट सर, 1 मिलियन टारगेट है दोनों प्लेटफॉर्म्स पे। 6 महीने और चलो सर, रब रखा जिस जहाँ जहाँ ले जाए भगवान। बट हाँ, द होल पॉइंट इज़ कि आई जेन्यूनली बिलीव दैट योर इंटेंट एंड योर लॉयल्टी टूवर्ड्स योर वर्क हैज़ टू बी टॉप नॉच। रिजल्ट माइट डिफर, यू माइट सी गुड डेज, यू माइट सी बैड डेज। आज जैसे गुड डेज मना रहे हैं, 6 महीने ऐसे भी चले जाएं जहाँ मेजर ग्रोथ नहीं हुई, तो मेरे को किसी से कोई कंप्लेंट नहीं है, अपनी टीम से भी। मुझे बस ये है कि क्या हम सब ने मिलके पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया था कि नहीं लगाया था। अगर नहीं लगाया तो मुझे दिक्कत है, रिजल्ट से मेरे को दिक्कत नहीं है। आपके पेशेंट इनफ्लो के अंदर कुछ उतार चढ़ाव आया आफ्टर बिल्कुल आया मेकिंग सर, रील्स? बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं ये बोलूँगा आपको कि रील से ज़्यादा यूट्यूब से आया है, अगर आप बिल्कुल ऑनेस्ट आप मेरे से पूछोगे तो। एंड आई थिंक जो क्रेडिबिलिटी पेशेंट जिस होप से आता है सर, एक ना मतलब एक और चीज़ है मैंने जो देखी है जनता में, उनको ना एक क्विक फिक्स बंदा चाहिए, चाहे वो बाबा हो चाहे डॉक्टर हो। तो यूट्यूब पे जब आपको फॉलो करता है और आपकी बात से वो कनेक्ट करता है ना, तो उसके लिए आप सोल्यूशन बन जाते हो, एक्चुअली हो कि नहीं हो, बट वो फिर दुनिया के किसी भी कोने से आएगा। मेरे पास लंदन से भी पेशेंट आए, मेरे पास न्यूजीलैंड से भी पेशेंट आए हैं। शॉर्ट्स और रील देख के? हाँ, मतलब मेनली यूट्यूब का कंटेंट देख के, मेनली वो देख के। जैसे हमने गट इन्फ्लेमेशन की बात करी तो उससे, फैटी लिवर वाली वीडियो की बात करी उससे, जैसे मेरी पर्सनल जर्नी थी वेट लॉस की उससे, कि मुझे आपके जैसे कैसे मैं करूँ, मुझे गाइड करो। तो मुझे लगता है वो जो एक क्रेडिबिलिटी और ह्यूमन एंगल है ना उस चीज़ में, वो बहुत ज़्यादा हमारी जनता को कनेक्ट करता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने तो आई हैव लिव्ड दैट इन द लास्ट 5 to 6 months, that yes, people have come to me from Gaya, Bihar. People have come to me from Chennai. People have come to me from Thrissur in Kerala. कल एक पेशेंट लंदन से आया था मेरे पास कि वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स बहुत लेट मिलती हैं, आप तो ऑनलाइन कंसल्टेशन पे भी एकदम बात कर लेते हो। तो एक दूसरी चीज़ जो मैंने देखी कि पेशेंट्स ना बहुत वो रहते हैं, मतलब नॉर्मल जनता को लगता है ऑनलाइन जो भी है स्कैम है, तो जब उन्हें दिखता है कि ये स्कैम नहीं है तो उससे भी बहुत क्रेडिबिलिटी बढ़ती है आपकी। तो बॉस, आपकी क्या एडवाइस रहेगी टू यंग डॉक्टर्स हु वांट टू क्रिएट कंटेंट, बेसिकली टू ग्रो देयर प्रैक्टिस, टू मेक अ ब्रांड आउट ऑफ देमसेल्व्स? क्या एडवाइस रहेगी आपकी? सर देखो, कोई भी सोशल मीडिया फॉलोइंग जो होती है ना, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी प्रैक्टिस में कन्वर्ट तो होती है, ये पक्का है। तो आज के टाइम पे एक आप अपनी क्वालिफिकेशंस पूरी करिए, और एक बार आप प्रैक्टिस में आते हैं तो कंटेंट ज़रूर बनाइए, ठीक है। आप एक एज अ डॉक्टर, मेरे को लगता है स्पेशलिस्ट, आप एक नीश पकड़िए और उसके बारे में बात करिए, और बिल्कुल क्रेडिबल साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन दीजिए। आप कोई मेजर कंटेंट से, जो कंटेंट क्रिएटर का मेन काम होता है ना कि पैसे कमाना, वो मत सोचिए, आप रेपुटेशन बिल्ड करिए एज अ
good person who wants to, as a good qualified doctor, who wants to connect with the masses and gives clear cut scientific information जो आपको डिफ्रेंशिएट करे फ्रॉम अ इन्फ्लुएंसर. सो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी चीज़ ऐसी ना बोलें. जैसे हमारी ब्लैक कॉफ़ी वाली रील वायरल हुई तो हमने एक रैंडम पॉडकास्ट में बोला था कि आपको पता है ब्लैक कॉफ़ी का लिवर पे क्या इफेक्ट होता है. तो ब्लैक कॉफ़ी इज़ दी ओनली सब्सटेंस विच कैन डिजॉल्व फैट फ्रॉम योर लिवर. फैटी लिवर का एक्चुअल ट्रीटमेंट डाइट और लाइफस्टाइल है जिससे आपको वेट लॉस करना है. क्लियर है. बट ब्लैक कॉफ़ी उसके बाद हेल्प ज़रूर करती है. तो अब ये साइंटिफिक चीज़ है, आप कहीं पढ़ोगे आपको मिल जाएगा. ये रील वायरल हो गई, इससे हमें बहुत लोगों ने कनेक्ट किया. आज भी ब्लैक कॉफ़ी से मेरा नाम सोसाइटी में बहुत लोग कनेक्ट कर देते हैं. बात सही थी, बात साइंटिफिक थी, चली. जब रिसर्च हुई पता लगा साइंटिफिक थी, आपकी क्रेडिबिलिटी रिलायबिलिटी बढ़ी. अब ये चीज़ का ROI आप नहीं निकाल सकते. अब मैं ये चीज़ का ROI नहीं निकाल सकता कि मेरे 205 के या 210 के जो भी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं या 1,70,000 यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे कैसे पैसे दे रहे हैं. दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज़ मेरी बात साइंटिफिक है, ठीक है, जो कोई भी निगेट नहीं कर सकता. तो मेडिकल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए इंपॉर्टेंट बात है साइंटिफिकली करेक्ट होना, क्वालिफाइड होना, गुड ओरेटर होना, अपनी स्पीच पे आपको बहुत अच्छा कंट्रोल होना चाहिए, और जो भी आप बोलें वो बिल्कुल एकेडमिकली सही होना चाहिए. अगर ये सब आप कर रहे हो, अपनी नीश को पकड़ रहे हो, आपकी ग्रोथ स्लो हो सकती है, वो तो किस्मत है, पर आप एक रिलायबल प्रैक्टिस में कंटेंट का फ़ायदा उठा सकते हो. तो बहुत साहब हम रैपिड फायर पे जा रहे हैं. ठीक है, रैपिड फायर का रूल तो आपको पता ही है, आपने गेम पहले भी खेली है. शुरू कर रहा हूँ मैं. तो रैंक दीज इन ऑर्डर: करियर, फैमिली, लव, मनी, पीस. सो पीस, फैमिली, मनी, करियर, लव. एक चीज़ जो आप पूरे मेडिकल सिस्टम में चेंज करना चाहो. आई थिंक फाइनेंशियल लिटरेसी ऑफ डॉक्टर्स. बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपका ऑल टाइम फेवरेट फूड? राजमा चावल. हाँ, ये तो मुझे पता है. या गो टू कंफर्ट मूवी और सीरीज? I think it would be Friends would be my go-to comfort series. आपका ड्रीम गोल? ड्रीम गोल तो गलत हो गया. आपका ड्रीम जो आप पूरा करना चाहते हो? Dream goal is only sir मतलब persistent non-stop growth. Just be better than yesterday. अगर आज आपको मौका मिले, आप अपनी क्लिनिक को एक चीज़ चेंज कर सकते हो, वो क्या करोगे आप? सर एक छोटी सी बात करूँगा. मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है अराउंड 8 years into प्रैक्टिस में कि एक डॉक्टर को ना उबलता हुआ पानी सिम गैस पे चलाना है. तो मतलब मेरा अब एम है कि मैं 20 साल बाद भी इतनी ही पैशन से पेशेंट देख रहा हूँ या प्रैक्टिस पैकअप कर दूँ. तो मेरा ड्रीम गोल ये है कि अगर मुझे प्रैक्टिस करनी है तो मुझे इसी पैशन से करनी है, नहीं तो मुझे पैकअप करना है और कुछ और करना है. मैं आपसे एक ओपिनियन चाहता हूँ. भगवान ना करे कभी आपके साथ ये हो, बट लेट्स सपोज यू फेस एन असॉल्ट बाय अ पेशेंट और पेशेंट्स केयर टेकर. एज अ डॉक्टर, व्हाट इज योर रिस्पॉन्स गोइंग टू बी? सर मैंने पेशेंट को मारा हुआ है अपने ट्रेनिंग डेज में, जिसपे मुझे काफ़ी लताड़ा गया था बाय दी मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड द डीन ऑफ द मेडिकल कॉलेज. अब मैं ऐसा नहीं करूँगा. अब मैं वो जिल्लत के साथ सो जाऊँगा. क्यों? वर्थ नहीं है, वर्थ नहीं है वो सब, क्योंकि पूरा समाज मुझे गलत बोलेगा. डॉक्टर इज़ नॉट सपोज टू हिट एनीवन, डॉक्टर इज़ नॉट सपोज टू डू दिस, नॉट सपोज टू डू दैट. जैसे आपकी ट्रेनिंग के बाद आपके साथ 2-4 बार कॉफ़ी पीने बैठा तो आपने सिखाया, मैंने गाड़ी चलानी छोड़ दी. गाड़ी लगेगी तो मेरी गलती है. तो ड्राइवर मैंने ओवर पे करके रख लिया अपने मेंटल पीस के लिए. तो आई थिंक पीस मैंने सबसे पहले बोला था ना, नहीं मारने से मैं अपने पीस के साथ वो रह जाऊँगा. और मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत जिल्लत झेल लेंगे इस जन्म में. अब तो नहीं मारूंगा वापस. मैच्योर थॉट है काफ़ी. कोई नहीं सर, पैसा बिना जिल्लत झेले नहीं आता. थोड़ी कॉर्पोरेट मैनेजमेंट की जिल्लत, थोड़ी अपनी टीम की जिल्लत, थोड़ी परिवार की जिल्लत, थोड़ी बहुत चलेगी, उसको लेके आगे बढ़ जाएंगे. अगर आप डॉक्टर न बनते तो आप क्या बनते? सर मैं इंडिया के लिए क्रिकेट खेल रहा होता. हाँ, मतलब आई वाज सरप्राइज टू नो कि आप इंडिया के लिए खेले हो ऑलरेडी. हाँ सर, आई स्टेट लेवल तक काफ़ी खेला हूँ, रिप्रेजेंट किया है जूनियर लेवल्स पे, एंड लेफ्ट इट फॉर माई फादर्स ड्रीम लाइक आई टोल्ड यू. आप लॉर्ड्स में भी खेले थे? मतलब आई हैव बीन टू इंग्लैंड एंड आई हैव प्लेड देयर एज वेल. तो मतलब कोहली के साथ? हाँ जी, वो वॉज अ टीममेट. यस, कोहली वॉज अ टीममेट, शिखर धवन वॉज अ टीममेट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. यस. कौन सा सीरीज थी वो? क्या मतलब अंडर 15, अंडर 15 लेवल्स पे खेले थे सर. अंडर 15 लेवल पे खेले थे. मैं दिल्ली के लिए भी खेला हूँ, मैं हिमाचल के लिए भी खेला हूँ. तो बीन दैट वे आई बीन अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, बट नॉट एनी मोर.
एंड वेरी हैप्पी टू टेक दैट डिसीजन. बट थैंक यू सो मच बॉस कि आपने टाइम निकाला और अगेन अ सिंटिलेटिंग कॉन्वर्जेशन, एक अलग पर्सपेक्टिव और हमेशा की तरह शानदार पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग टुडेज शो. आई बिलीव एक अलग नजरिया हमेशा की तरह डॉक्टर शुभम वत्स का कि कैसे जिंदगी जीनी है, कैसे मेडिसिन को झेलना है और जिंदगी की सच्चाई क्या है. थैंक यू सो मच एंड एज ऑलवेज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. गॉड ब्लेस यू.